हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर 1 की, तो सेकंड पार्ट है ये जिसमें हम नेक्स्ट के बचे हुए टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। करेक्ट। इसके अंदर आता है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन इंडिया। इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी ऐड किया गया है इन आर्टिकल्स। तो अगर आपको वो देखना है कि आर्टिकल में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है इन डिटेल, तो मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। वहां पे मैं यूपीएससी के नोट्स डालती हूँ इन डिटेल। कोई भी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वहां से जाके हर एक वीडियो को डिटेल में देख सकता है। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। इसके अंतर्गत इंडिया में जो भी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उन सभी को अधिकार होता है वोटिंग का। पहले ये एज जो थी उसे 21 ईयर्स सेट किया गया था, बट इसे चेंज करके अमेंडमेंट के द्वारा 18 ईयर्स जो है वो सेट कर दिया गया। करेक्ट, इतना समझ आ गया। एक्सेप्शन सब देखते हैं। इंडिया के अंदर तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सबको वोटिंग का अधिकार है जो भी 18 ईयर से ऊपर होगा। बट कुछ एक कंट्रीज में एक्सेप्शन है। क्या है? सऊदी अरेबिया में महिलाएं जो है उन्हें कोई राइट नहीं है वोटिंग करने का, वो पार्टिसिपेट नहीं करती वोट करने में। एस्टोनिया में पीपल ऑफ रशियन माइनॉरिटी के पास राइट करने का अधिकार तो है, बट उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है जब भी वो वोटिंग करते हैं। फीजी के अंदर क्या है? वोट वैल्यू जो है इंडिजीनियस फिजी जो है, नॉर्मल जो वहाँ के लोग हैं, उनकी ज्यादा रहती है इंडियन फिजी से। करेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई इंडियन है या फिर पाकिस्तानी है तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंडिया के मूलभूत निवासी हैं उनकी जो वोट वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी। जो बाहर से आके इंडिया में बसे हैं उनकी वोट वैल्यू जो है वो कम रहेगी। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसके अंदर क्या आता है? जिम्बाब्वे का केस स्टडी करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिम्बाब्वे में क्या हुआ? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जानू पीएफ। ठीक है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे। अनफेयर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आएंगे? वोट्स को मैनिपुलेट करना, ठीक है, पोलिंग इश्यूज रहना, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। करेक्ट। उनके द्वारा जो है ये पार्टी जो है वो इलेक्शन विनर बन जाती थी हर बार। करेक्ट। रॉबर्ट मुगाबे जो थे, इंडिपेंडेंस के बाद यही रूल कर रहे थे जिम्बाब्वे में। इन्होंने और क्या क्या किया? इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जिम्बाब्वे का, उसको बहुत ज्यादा टाइम्स जो है चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, जो इन्हें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंगली ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लेते थे। मतलब कि जो इनके हित में रहेंगी चीजें उन्हें वो रखेंगे, जो उन्हें लगेगा कि लोगों के हित में ज्यादा है, मेरे हित में कम है, उन्हें वो चेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंगली। इसके दौरान क्या था? जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं जिम्बाब्वे में, वो है नहीं, होंगे भी तो उनके पास पावर नहीं है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। कोई फेयरनेस नहीं है। ठीक है। आउटकम क्या रहती है इस तरीके की? इससे हमें ये पता चलता है कि किसी कंट्री के अंदर कोई बहुत पॉपुलर पार्टी भी है या फिर कोई बहुत पॉपुलर लीडर है, वो सफिशिएंट नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पार्टी है जो कि बहुत पॉपुलर है पिछले काफी टाइम से, या फिर कोई रूलर है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं नेगेटिवली नहीं कह रही इंडिया के लिए, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ज्यादा उनका नाम चल रहा है, काफी टाइम से वो पीएम है, सत्ता में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक टाइम पे करेक्ट ही होंगे। कोई अगर पॉपुलर पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक ही है, वो गलत भी हो सकता है आपके लिए, नॉर्मल जनता के लिए। तो नॉर्मल पीपल जो है, आम जनता जो है, उसे पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन राइट है कौन नहीं है। इसके अलावा राइट्स ऑफ पीपल मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेकंड पॉइंट ये हमें बताता है इसमें से कि जो जुडिशरी है, कोर्ट सिस्टम है किसी भी कंट्री में, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। ये फंडामेंटल राइट भी रहता है लोगों का एक। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगी? जिसमें रूलर या फिर लीडर के पास डिसीजन टेकिंग पावर्स रहेंगी। फेयर चॉइस ऑफ पीपल इन चेंजिंग रूलर। कोई भी लीडर जो है अगर चेंज किया जा रहा है तो वो लोगों के पास पावर रहेगी कि वो चेंज करना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इलेक्शन। हर एक नागरिक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वल राइट रहता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। फोर्थ इज गवर्नमेंट पावर लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर जो भी रूल्स होंगे, रूलर्स नहीं रूल्स होंगे, उनके द्वारा जो है सरकार की पावर जो है उसे लिमिट किया जा सकता है। इसमें उसे डिक्रीज भी किया जा सकता है, उसे इंक्रीज भी किया जा सकता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट इज वाई डेमोक्रेसी। ये दूसरा पॉइंट है हमारे पर्टिकुलर चैप्टर का। डेमोक्रेसी क्यों? मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या रहेंगी? हर एक इंसान
पीपल जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है लीडर को चूज करने में। इसके अलावा ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उनके द्वारा जो लोगों के अधिकार हैं उन्हें जो है प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। एनहांस डिग्निटी ऑफ पीपल सिमिलर टू सेकंड पॉइंट अलाउस टू करेक्ट ओन डिसीजन। इसमें लोगों के पास ये चॉइस भी रहती है, जैसे कि उन्होंने एक 5 ईयर की टर्म में किसी गवर्नमेंट को चूज कर लिया, उसने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो उनके पास नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो उस गवर्नमेंट को चेंज करके किसी और को अपॉर्चुनिटी दे, या फिर एक स्कोप रहता है, एक आशा रहती है, प्रोबेबिलिटी कि दूसरी वाली गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी जो उन्होंने पहले चूज की थी। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या क्या थे? इसमें ये रहता है कि जो लीडर है वो चेंज होता रहता है बार बार, है ना। इंडिया में 5 साल के बाद चेंज होगा लीडर, तो एक तरीके से इंस्टेबिलिटी रहती है, पहले कोई और आया फिर कोई और आया, तो इंस्टेबल रहेगी गवर्नमेंट। अगर एक ही रह रहा है तब तो स्टेबल है, और वो अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है तब भी वो है, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी एक तरीके से। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन टाइम इज हाई, यानी कि लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, स्टेट लेवल के ऊपर कंसल्टेशन होगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसल्टेशन होगी, तो ये जो है बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, और अगर कोई भी डिसीजन है उसके ऊपर पहुंचना हो गवर्नमेंट को तो डिले हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहती है ये। इसके अलावा बैड डिसीजन जो है, इफ लीडर नॉट गुड, अगर आपने जो लीडर चूज किया है अपने देश को चलाने के लिए वो ही अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट होगी वो अच्छे डिसीजन नहीं लेगी, देश जो है अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। फोर्थ वन इज करप्शन। करप्शन भी रहती है इलेक्शन के दौरान, इलेक्टोरल कंपटीशन रहता है, जैसे कि इलेक्शंस होंगे तो उनमें जो है करप्शन रहती है, पीछे जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए कि मैनिपुलेट करना, वोटों को खरीद लेना, ये सब रहता है इन डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में देखते हैं। इसमें जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, रूलर जो होगा, वो डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों ने उसे चूज किया होगा। जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर जो है चूज किया है लोगों ने, ठीक है, उनकी पार्टी को चूज किया था, तो वो जो है डिसीजंस लेते हैं या फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं। बट इसमें दो तरीके के एक्सेप्शन रहती है। ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, कंट्रीज में हाई पॉपुलेशन रहती है तो राइट डिसीजंस नहीं लिए जाते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अगर कोई डिसीजन राइट है तो वो सारी के सारे लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए भी राइट होगा। करेक्ट। सेकंड है नॉट एबल फॉर ऑल पीपल टू हैव टाइम टू पार्टिसिपेट। जो भी डिसीजन है, रूल्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक नागरिक के पास टाइम नहीं है। अलग अलग तरीके की क्लासेस होती हैं कंट्री में, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल टाइम नहीं रहता है इन पार्टिसिपेटिंग ऑल द डिसीजंस। डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंदर बात करें, या फिर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है ये नहीं, यस इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके अलावा डेमोक्रेटिक ही नहीं है, दिस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें कुछ एक पॉइंट्स है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सभी पॉइंट्स जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हैं प्रियम्बल के अंदर। इलेक्शंस जो है इंडिया के अंदर फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, कह सकते हैं ऐसा। एवरी 5 ईयर्स जो है इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को, और ये सब किया जाता है किसकी देखरेख में? ईसीआई की देखरेख में। ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वीडियो भी मैंने अपनी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, अगर आपको डिटेल में देखना है अपने एग्जाम में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के लिए, ऐड करने के लिए, तो वहां से देख सकते हो ईसीआई क्या है, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स क्या है, हिस्ट्री क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि फेयर इलेक्शंस हो, किसी तरीके की करप्शन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको टैकल करती है, चेकआउट करती है ये इंडिया के अंदर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर दैट डील्स विद डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, क्यों चाहिए डेमोक्रेसी। अगर आपको ये समझ आए हो, रिवीजन नोट्स अच्छे लगे हुए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और उसे भी सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 दिन में डाल दूंगी चैप्टर 2 की और रिवीजन नोट्स। अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करें इसके ऊपर। कुछ पॉइंट्स आपको समझ ना आए हों तो जरूर से मुझे बताइए। एक और चीज बता दो, इसमें से क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे कि रूलर कौन होता है, डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो सारे के सारे मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिख के बता दिए हैं। अगर आप इनको अपने एग्जाम के अंदर हेडिंग देके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाय बाय।